अगर मैं 6, 7 और 8 पार्ट की बात करूँ ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तेरे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन है। और इसमें यार ये है कि इसमें स्पेसिफिक बोरोइंग दे रखी थी और जनरल बोरोइंग दे रखी थी, वो तू अपने अकॉर्डिंगली निकाल लेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तू कर लेगा। ठीक है। एक और जो इसमें बड़ी बात थी कि 1/6 से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है, और 31/3 को खत्म हो रहा है। जो तेरा कमेंसमेंट ऑफ वो स्टार्ट हो रहा है 1/6 से हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिस दिन से तू अपना पैसा खर्च करना स्टार्ट कर रहा है क्वालिफाइंग एसेट में, उसी दिन से इसको तू कैपिटलाइज करेगा। सही बात है। 7 महीने के लिए पहला कर दिया था, ये 6 महीने के लिए दूसरा कर दिया था, क्योंकि ये कंप्लीट हो गई थी टाइम से पहले, ऐसा कुछ था इसके अंदर। दिखा देता हूँ यार, ये देख होगी ना टाइम से पहले कंप्लीट। ये देख ना, 31/12, ये 30/11, तो 3 तक हमारा खत्म होता है, तो उससे पहले होगी तो ओके। तो उसमें जो इनका प्रोपोर्शन था ना स्पेसिफिक बोरोइंग के अंदर, वो हमने निकाल दिया 196 और 42। एक और मैंने यहाँ पे नोट में ये बात लिख रखी है यार, वो जो हम जनरल बोरोइंग के केस में ये देखते हैं ना, हमने कितने फंड ड्यूरिंग द ईयर यूज करे हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, मिड में लेते हैं तो हम पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तो हम भाई लेकिन देख इसका तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं है, एक अपनी नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, मतलब वो जनरल बोरोइंग में यूज़ होगा यार। उसका यही कंसेप्ट होता है कि तुमने इतने पैसे जो है इस पे दिए, लेकिन तुमने वो जो फंड यूज़ किए साल के अंदर वो इतने ही करे, 20 करोड़ करे या 15 करोड़ करे, जो भी बात होती है ना, वो वाली चीज़ वो उसी में ही लगती है जनरल बोरिंग में, यहाँ पे तो लगेगी ही नहीं वो। ठीक है जी। इसका हो गया ट्रीटमेंट ऑफ, ये ऐसे कर लेना, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ जीबी कॉस्ट, और फिर टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो आ गई, और बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ इन एसओपीएल। ठीक है। ओके ओके ओके, ये बात हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग जीबी कॉस्ट पे आ गया। कैलकुलेशन हम करें हम जीबी कॉस्ट की, वो कैसे, डिवेंचर्स ले लिए, वर्किंग कैपिटल लोन ले ली, फॉरेन करेंसी लोन ले ली, मतलब अरे 3 तरह के लोन थे, और वर्किंग कैपिटल लोन ना सिर्फ उसका नाम है, जैसे राम का नाम श्याम है मतलब कुछ भी खा ले कि उसका सिर्फ नाम है। ठीक है। जैसे पेन का नाम पेंसिल है, जैसे ये एप्पल पेंसिल है ना, इसका स्टाइलस, ये पेंसिल है नहीं, ये है तो पेन लेकिन इसका नाम पेंसिल है, उस तरह से वर्किंग कैपिटल लोन इसका नाम है बस एक तरह से, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना यार वो। ठीक है, यही वाली बात बताई थी, वर्किंग कैपिटल लोन इज जस्ट अ नेम। तो ठीक है यार, कि 20 करोड़ रुपए का जिस दिन से उन्हें स्टार्ट किया, 1/4/2001 से उन्होंने लोन ले लिया था। और देखिए यहाँ पे ना वो जो एक्सपेंस करेंगे, कितना लगाएं कितना नहीं लगाएं, वो सारी कहानी तेरे नीचे टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के अंदर डील की जाएगी जनरल बोरोइंग के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो बस ये निकालना है कि इतना सारे हमारे 3 तरह के लोन ले रखे हैं, हर एक पे अलग अलग तरह का वो आ रहा है, तो एक एवरेज रेट दे दो भाई हमें बस तुम। अच्छा ठीक, अलग अलग तरह के हमने लोन लिए हैं, मान लिए हमने साल में, तो बस तुम उनको ना एवरेज करके दे दो, उसके बाद में कितना लगाना है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, वही इन्होंने किया। यहाँ पे जितने, जैसे 7 महीने के लिए पहला वो था 34 करोड़ की टोटल थी, 24 करोड़ स्पेसिफिक से ले लिया, 10 यहाँ से ले लिया, 6 करोड़ 20 करोड़ का अगले में था प्रोजेक्ट बी में, 6 करोड़ स्पेसिफिक से ले लिया था, 14 करोड़ जनरल बोरोइंग से ले लिया था। ये 4 4 8, ये तो टोटल के टोटल ही इन्होंने जनरल बोरोइंग से लिए हैं, और 10 महीने रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट डी जो है वो 1 महीना पहले कंप्लीट हो गया था फेब में, तो इसलिए उसको इतना ले लिया, बस इतनी सी चीज़ है। फिर एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यार ये भी थी मेरे भाई की, जो 22.5 करोड़ हमने निकाला ना 60 लाख पर 45 लगाया हमने, ये हमने बैलेंस शीट डेट पे अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तब तो भाई हम उस पर क्लोजिंग रेट ही लगाते, लेकिन यहाँ पर ना मैचिंग कंसेप्ट की वजह से हमने जो इंटरेस्ट निकालना है वो देख एवरेज रेट पे निकलेगा, पूरे साल चला है ना वो, तो है ना, तो वो एवरेज रेट लेंगे उसके लिए, तो इस वजह से इसको भी एवरेज रेट लिया। इसके लिए सर ने एक नोट लिखवाया था, foreign currency laws always at average rate, because interest is also calculated at average rate. If we are converting foreign note for balance sheet purpose, then we should apply closing rate for true and fair presentation. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एम ही था, कुछ नहीं था इसके अंदर, एक बार बुक से देख लेना क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट था यार, इसमें ये था कि यार शुगर केन वाले चीज़ थी कि जब हम शुगर फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि तैयार करने में उसको टाइम नहीं लगता, तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब हमारी सरकार जितने जितने ऑर्डर्स निकालती है ना कि इतना परसेंट रिलीज करो, इतना परसेंट स्टॉक रिलीज करो, इतना परसेंट स्टॉक रिलीज करो, तब वो बात अलग हो गई, वो बनने की बात, बिकने की चर्चा नहीं करता हमारे इंडिया 23। ठीक है। वो ये बोलता है कि अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है ना, तब आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं करेंगे इतने। इस केस के अंदर ऐसा भी होता ना, क्योंकि ये जो बन रहा है ना ये टाइम भी ले रहा है, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी में बनती है। ये जो शक्कर या चीनी जो भी बनाई जाती है ना, लार्ज क्वांटिटी में बनाई, जैसे लिकर और वाइन बनाई जाती हैं, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल भी नहीं हो सकता। इसी तरह वो वाला डाउट भी खत्म हो गया कि वो लिकर किस में आएगा किस में नहीं आएगा। वो नहीं आएगा भाई, आपके क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं होगा। तो वो इसमें बता रखा है, प्रोविजन कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइड एसेट अदर देन बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम गिवन केस में नॉट टेकन बाय कंपनी टू प्रोड्यूस इन्वेंटरी बट टाइम टेकन टू सेल इन्वेंटरी। ए लिमिटेड स्टॉक कैन बी रिलाइज इन मार्केट फॉर सेल on the basis it can be said the sugar is not qualified because it's not taking time in its production तो हो जाती है, so interest cannot be capitalized। ठीक है, फिर भाई आपका 11th क्वेश्चन था इंडेक्स 23 के ऊपर, बोरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज फ्रॉम द डेट जिस दिन से एसेट बन जाती है रेडी फॉर यूज और सेल। सिंपल क्वेश्चन था, उसी के ऊपर उन्होंने कर रखा है। रिमेनिंग इंटरेस्ट 7 लाख शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस में, शुड बी रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। 2 P&L भी लिख देना, यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, ये भी कर देते हैं कि अगर इन केस फ्यूचर में हमें लगे कि नहीं भाई गलत किया हमने तो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पैरा 6, भाई पैरा 6 कुछ नहीं कहता, फॉरेन करेंसी लोन के बारे में बात करता है कि आपका जितना भी एक्सचेंज लॉस है वो निकाल लो। एक्सचेंज लॉस क्या हो गया यार, डेट जो फ्लक्चुएशन हुआ ना रेट के अंदर, अच्छा तो वो ना आपको अलाउड है, जो आपका एक्सचेंज लॉस निकलता है ना ये वाला, ये आपको अलाउड है क्वालिफाइड एसेट में कैपिटलाइज करने का। अच्छा, लेकिन कितना, नोशनल सेविंग के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं। नोशनल सेविंग का मतलब ये होता है कि यार तुम अगर वही लोन इंडिया में लेते, देख अमाउंट तो सेम रहेगी, अगर 5,80,000 तुम फॉरेन से ले रहे हो और 5,80,000 इंडिया में ले रहे हो, क्लोजिंग रेट इसका ले लेंगे, और 5,80,000 का तुम आज रेट लेते हो तो इंडिया में वो 11% का मिलता, वहां से तुम्हें 4% का मिल गया, तो तुम्हें 7% का फायदा हो गया। तो वो 7% का फायदा तो हो गया, अगर तो एक्सचेंज लॉस ना इसके एक्सटेंट तक ही तुम बचा सकते हो अपना। अगर तुम्हारा ये तुम्हारा 40,000 है ना और ये तुम्हारा 30,000 है, तो तुम 30,000 तो पूरा ले लो, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारा 40,000 का एक्सचेंज लॉस है और तुम सेव कर पाते 30,000 ही इंडिया में, तो भाई तुम 30,000 तक का ही लो, 10,000 को अपनी एस्टेसी करवाओ। ठीक है, फिर एक प्रोविजन ये आ जाता है कि एक्सचेंज लॉस कैन बी कैपिटलाइज, वही शॉर्टकट हो गया कि दोनों में से लोअर ले लो, बट ठीक है मेरे को शॉर्टकट नहीं चाहिए, समझ गया मैं। अगर नहीं लगता एप्लीकेबल, नहीं होता, कब नहीं होता, अगर तुम्हारा एक्सचेंज गेन हो जाए, मतलब कि तुम अगर इंडिया में रहते ना तो तुम यहीं तो तुम्हें ज़्यादा फायदा रहता लोन लेने में। अरे भाई जो फायदा होता तो फिर अब तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं कि हम तुम पे वो क्वालिफाइड एसेट वाला सीन भी लगाएं। अच्छा, तो वो अप्लाई ही नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा जी, एक्सचेंज गेन हो गया ना, हाँ ओके ओके ओके। इसी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। 10,000 का देख भाई, इसको लॉस हो गया था, ठीक है, लेकिन सेविंग कितनी है, 34,300, पूरे 10,000 का ले लो भाई। इट इज नॉट एक्सीडिंग बिकॉज इट इज नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, आई एक्सचेंज लॉस हो गया। एग्जांपल प्रीवियस कॉस्ट एग्जांपल इज 64 पर USD, 64 हो गया। देन व्हाट यू विल डू, हियर यू आर हैविंग द 10,064, you are having this closing rate and the actual rate is 58, you are incurring the loss of total 60,000, then how much you are saving? I am saving here assumed interest rate it to be 5,80,000 के 11% कुछ होगा, 10,000 का 5% इंटू 64, 31,800 की मेरी सेविंग हो रही है, तो मैं 31,800 तक का ही वो कर सकता हूँ। 60,000 31,800 है विच इज लोअर, ठीक है। एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, क्योंकि भाई मेरा उससे लोन बढ़ गया, ओ कोई नहीं, क्वालिफाइड एसेट में डाल दूंगा 31,800, ओके, SOPL में डाल दूंगा 28,200, एक्ट टू एक्सचेंज लॉस कर दूंगा। प्रीवियस अप्लाई 6C56, अब भाई ये हो गया तो विल नॉट बी अप्लाइड, अगर भाई एक्सचेंज गेन हो रहा है तो। फिर आया था सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, एक बार कर लिया, अब भाई आ जाओ सेकंड ईयर के अंदर। पहले ईयर में तुमने कर दिया इनिशियल रिकॉग्निशन बीइंग एक्सचेंज लॉस अप्लाई एंड रिटर्न ऑफ, ठीक है, जितना जितना उसका बनता था, इतना बनता था कि यार 20,000 का तक की तुम सेविंग कर सकते हो, बाकी 28,000 तो तुम अपना P&L में डालोगे। अच्छा, तो अगर तुम अगले साल 11,000 कमा रहे हो ना, तो जो तुम रिवर्स करोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्वालिफाइड एसेट को तुम कम कर दोगे अगले साल, क्योंकि तुम एक्सचेंज गेन हो गया। तो जो तुमने बेफालतू लिख लिया था ना लॉस, और उसकी वजह से तुमने अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा ली, वो कम करो चलो। तो एक्सचेंज गेन डेबिट टू क्वालिफाइड एसेट, उल्टा घुमा दोगे एंट्री को। फिर अगले साल 19,000 का तुमने देखा और हो गया, अरे लेकिन तुम भाई जो अपनी क्वालिफाइड एसेट को घटाओगे, ज़्यादा तो नहीं घटा दोगे, अब गेन हो रहा है तो ठीक है भाई, हम मान लेंगे इंडिया से इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट इस वजह से ये तो मत कहो कि अब हम अपनी एसेट की वैल्यू ही कम कर दें। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। जो उसमें खर्चा जोड़ रखा है पहले वो तो जुड़ ही रखा है, जो हमने इस वजह से जोड़ा था, जो तुम्हारे फॉरेन करेंसी लोन की वजह से मैंने 48,000
20,000 रुपये का जो मैंने खर्चा एडिशनल जोड़ दिया था उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो 11,000 तो पहले हटा चुका हूँ, अब 9,000 और हटा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज गेन डेबिट, तो बाकी तो P&L में ही फायदा डाल दूंगा टू क्वालिफाइड एसेट 9,000 का। अब इससे ये थोड़ी कि मैं अपनी एसेट भी हटा दूंगा, क्वालिफाइड एसेट 9,000 से घटाऊंगा, ठीक बात है। डिस्क्लोजर नोट से भाई WAC रेट बता दिया करो और वो रिपोर्ट कर दिया करो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है। अगर तू देखेगा ना उसकी बुक्स को तो वहाँ पे देखना WAC रेट दिया होगा, उन्होंने कैसे कंप्यूटेशन करी है और वो सब ना बुक्स में दिया होता है ऑलरेडी, तुझे कंप्यूट करने की नहीं जरूरत बीइंग अ CA, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर इसने कंप्यूट ठीक से किया या नहीं किया। भाई इस क्वेश्चन 8 के अंदर 32 आ गया था भाई, कहीं पे ना बहुत अचानक से बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आ गई किसी कंट्री में, तो आप उस चीज़ में क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 में था ये, ठीक है, ये रहा 32। अब इसमें ये था कि भाई 75 मिलियन का जो लोन था इन इन्वेंटरी टेकिंग लोन 75 मिलियन का, लेकिन इकोनॉमी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट 32 हो गया, और हमें ये बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो 200% है। 200% है, ओ माय गॉड, 200% मतलब डबल हो गया। ओके, रेट डबल हो गया, 32% हो गया, मतलब पहले कितना होगा 16, तभी तो डबल हुआ ना 32 पे। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, तो 75 को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो नॉर्मल बनता है ना उसको तुम कैपिटलाइज कर लो, और जो बाकी बचता है ना उसको P&L में चार्ज करो, क्योंकि ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको ऐसे चार्ज नहीं करने देंगे हम, इसको P&L में भेज दो, ठीक है। अच्छा जी, कैसे, जो 75 का 16% बनता है वो तो तुम्हारा 12 मिलियन बनता है, ठीक है। 12 मिलियन कैपिटलाइज कर दो, 75 के ऊपर 32 दोबारा निकालो, क्योंकि एक्चुअल रेट ये है जो अब चल रहा है। अच्छा, तो इसमें बनता है जी हमारा 24 में से 12 तुम ऊपर कर चुके हो ना रिकॉर्ड, हाँ, तो बचा हुआ 12 यहाँ डाल दो। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है।